नमस्कार। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के लिए, लोकतंत्र के लिए और पत्रकारिता के लिए, मानव अधिकारों के लिए ये दुश्मन बन गए हैं। ये हम तो महसूस कर ही रहे हैं। तमाम देश और विदेश की तमाम एजेंसियां, तमाम जो मानव अधिकारों पर और लोकतंत्र पर, पत्रकारिता पर नज़र रखते हैं, और जो इस नरेंद्र मोदी के दौर में जो दशा दिशा देश की हुई है, उस सबको देखते हुए ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये लोकतंत्र के खिलाफ, संविधान के खिलाफ और जनता के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो इसी से संबंधित महत्वपूर्ण खबर है, ज़रूर इस पर आप ध्यान दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट के जज DY चंद्रचूड़ का ये बयान आजकल चर्चा में है कि आतंक विरोधी कानूनों सहित किसी भी आपराधिक कानून का इस्तेमाल असहमति को दबाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ का कहना है कि ऐसा कोई कानून नहीं बन सकता जिसका मकसद नागरिकों को परेशान करना और उनकी स्वतंत्रता छीनना हो। उन्होंने न्यायालयों से स्वतंत्रता से वंचित करने के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में कार्य करने की अपील की। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने भारत अमेरिका कानूनी संबंधी एक कार्यक्रम में नागरिकों के असंतोष को दबाने के लिए आतंक विरोधी कानून व आपराधिक कानूनों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, ये उन्होंने कहा। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि मैंने अर्नब गोस्वामी बनाम राज्य मामले में अपने फैसले के दौरान इसका जिक्र किया है। एक दिन के लिए भी स्वतंत्रता से वंचित करना बहुत ज़्यादा है और न्यायाधीशों को हमेशा अपने निर्णय देते समय इसके प्रति सचेत रहना चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बहुसांस्कृतिक, बहुलतावादी समाज के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है, जहां संविधान मानव अधिकारों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता और सम्मान पर केंद्रित है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 21 का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत में नागरिक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार है। वहीं अमेरिका का बिल ऑफ राइट्स भी कहता है कि हर व्यक्ति को कानून की उचित प्रक्रिया पाने का अधिकार है। इस बीच ताज़ा खबर यह है कि केंद्र सरकार ने आक्रामक ऑनलाइन टिप्पणी को अपराध की श्रेणी में रखने वाली सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 66A के तहत मुकदमा दर्ज करने पर रोक लगा दी है। गृह मंत्रालय ने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि पुलिस 66A के तहत मुकदमा दर्ज न करे। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इस धारा को खारिज करने का आदेश दिया था। इसके बाद लगातार शिकायतें मिलने के बाद पिछले हफ्ते सर्वोच्च न्यायालय ने आश्चर्य प्रकट किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद इस धारा के तहत कैसे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। इसके बाद गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से 24 मार्च 2015 के सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को संवेदनशील बनाने के लिए कहा है। काफ़ी विवादित धारा 66A पुलिस को किसी भी व्यक्ति की आक्रामक टिप्पणी करने के मामले में गिरफ्तार करने की शक्ति देती है। इसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। तमाम लोगों ने इस धारा के खिलाफ लंबा आंदोलन किया था। भारी विरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे मार्च 2015 में रद्द करने का आदेश दिया था। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उनके मंत्री, सहयोगी, समर्थक और उनके भक्त सरकार और सत्तारूढ़ राजनीतिक संगठन के एजेंडे के हिस्सा बन चुके हैं। मीडिया जनता में ये लगातार भ्रम फैलाता रहता है कि मोदी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है और दुनिया में भारत का नाम रोशन हो रहा है। मोदी के नेतृत्व का लोहा माना जा रहा है, जबकि हकीकत इससे एकदम उलट है। देश बुरी तरह तबाह है, अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क हो चुका है, बेरोजगारी आज भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा है, सरकारी और संवैधानिक संस्थाएं अपनी साख खो चुके हैं,
प्रेस की स्वतंत्रता तथा अपने विचार प्रकट करने की आज़ादी और लोकतंत्र बेहद संकुचित हो चले हैं। भारत में इसे सर्वत्र अनुभव किया जा रहा है। प्रतिष्ठित वैश्विक संस्थाएं भारत की बदतरी की लगातार रिपोर्टिंग कर रही हैं। हमने पिछले दिनों देखा कि केंद्र और राज्य सरकारों ने कोरोना में जान गंवाने वालों की संख्या बेहद कम बताई। विभिन्न मीडिया समूह ग्राउंड रिपोर्ट कर काफ़ी हद तक सच सामने लाते रहे, लेकिन सरकारें उन संख्याओं को नकारती रहीं। विभिन्न विश्वसनीय स्रोतों के डेटा का इस्तेमाल कर अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि 40 लाख से अधिक मौतें हुई हैं, जबकि हमारी सरकार 4 लाख के करीब अटकी रही। एक मज़ेदार बात यह है कि सरकार के पक्ष में सरकार प्रायोजित भी कोई खबर विदेशी मीडिया में छप जाती है तो सरकार उसके लघुए भगुए उसे सरकार की बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रचारित करते हैं। लेकिन अगर कोई आलोचना छपती है तो सरकार से लेकर सत्तारूढ़ संगठन और उसका पूरा तंत्र आलोचना को नकारने और आलोचना करने वाले को बदनाम करने को मैदान में कूद पड़ता है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन 37 राष्ट्राध्यक्षों या सरकार के प्रमुखों की सूची में शामिल हो गए हैं जिन्हें वैश्विक निकाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने प्रेस स्वतंत्रता को नियंत्रण करने वालों यानी प्रीडेटर्स के रूप में पहचाना है। मोदी के इस सूची में प्रवेश का मतलब है कि बड़ी मीडिया कंपनियों के मालिक अरबपति व्यवसायियों ने मोदी सरकार से सांठ-गांठ कर उनके विभाजनकारी और अपमानजनक भाषणों के निरंतर कवरेज के माध्यम से उनकी राष्ट्रवादी लोक लुभावन विचारधारा को फैलाने में मदद की है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के 2021 के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 180 देशों में से 142वें स्थान पर है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है जो मीडिया की स्वतंत्रता की रक्षा में विशेषज्ञता रखता है और जो प्रेस की हालत पर लगातार नज़र रखते हुए उसके बारे में दुनिया भर को बताता है। नरेंद्र मोदी, पाकिस्तान के इमरान खान, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, म्यांमार के सैन्य प्रमुख मिन आंग हलिंग और उत्तर कोरिया के किम जोंग उनके साथ साथ उन 32 अन्य लोगों में शामिल हो गए हैं जिनके बारे में कहा गया है कि वे सेंसरशिप तंत्र बनाकर प्रेस की स्वतंत्रता को रौंदते हैं, पत्रकारों को मनमाने ढंग से जेल में डालते हैं या उनके खिलाफ कुप्रचार करवाते और हिंसा भड़काते हैं। उनके हाथों पर खून नहीं है क्योंकि उन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पत्रकारों को हत्या की ओर धकेला है। 2016 के बाद ये पहला मौका है जब रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इस तरह की सूची प्रकाशित कर रहा है। प्रीडेटर्स के रूप में पहचाने जाने वाले प्रमुखों में से 17 नए प्रवेशकर्ता हैं। सूची में शामिल 37 में से 13 एशिया प्रशांत क्षेत्र से हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की सूची के 7 वैश्विक नेता साल 2021 में पहली बार प्रकाशित होने के बाद से ही इसका हिस्सा रहे हैं। इसमें सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद, ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अली खमेनेई, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और बेलारूस के अलेक्जेंडर लुकाशेंको शामिल हैं। आलोचक और पत्रकार रोमन प्रोत्साविच को पकड़ने के लिए एक विमान का नाटकीय रूप से मार्ग बदल पाकर उसे बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में उतरवाने के कारण अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने एक प्रीडेटर के रूप में पहचान हासिल की है। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद और हांगकांग की चीन समर्थित मेयर कैरी लैम 2 ऐसी महिला राष्ट्र प्रमुख हैं जिनकी पहचान प्रीडेटर्स के रूप में की गई है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक प्रीडेटर्स के लिए रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने उनकी प्रीडेटर्स पद्धति की पहचान करते हुए एक फाइल संकलित की है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि कैसे प्रत्येक प्रीडेटर
पत्रकारों को सेंसर करता है और उनका उत्पीड़न करता है। इसके साथ ही वे किस प्रकार के पत्रकार और मीडिया आउटलेट्स को पसंद करते हैं, साथ ही भाषणों या साक्षात्कारों के उद्धरण जिनमें वे अपने हिंसक व्यवहार को उचित ठहराते हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने मोदी के बारे में कहा है कि वो 26 मई 2014 को पदभार ग्रहण करने के बाद से एक प्रीडेटर रहे हैं और अपने तरीकों को राष्ट्रीय लोक लुभावनवाद और दुष्प्रचार के रूप में सूचीबद्ध करते हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कहता है उनके पसंदीदा लक्ष्य सेकुलर और प्रेस्टिट्यूट्स हैं। पहला एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल हिंदू दक्षिणपंथी और मोदी की भारतीय जनता पार्टी के समर्थक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण की आलोचना करने के लिए करते हैं। ये एक ऐसा शब्द है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी है और जाहिर तौर पर हिंदू धर्म का पालन करने वाले दक्षिणपंथी इसका पालन नहीं करते। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स स्वतंत्र प्रेस पर मोदी के प्रभाव का वर्णन कुछ इस तरह करता है। 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने इस पश्चिमी राज्य को समाचार और सूचना नियंत्रण विधियों के लिए एक प्रयोगशाला के रूप में इस्तेमाल किया। उसका इस्तेमाल उन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाने के बाद किया। मोदी का प्रमुख हथियार मुख्यधारा के मीडिया को भाषणों और सूचनाओं से भर देना है जो उनकी राष्ट्रीय लोक लुभावन विचारधारा को वैधता प्रदान करते हैं। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने अरबपति व्यवसायियों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए हैं जिनके पास विशाल मीडिया साम्राज्य है। ये कपटी रणनीति दो तरह से काम करती है। एक और प्रमुख मीडिया आउटलेट्स के मालिक के साथ अपने साफ तौर पर संबंध बनाने से उनके पत्रकार जानते हैं कि अगर वे सरकार की आलोचना करते हैं तो उन्हें बर्खास्तगी का जोखिम रहता है। दूसरी ओर अक्सर दुष्प्रचार फैलाने वाले उनके अत्यंत विभाजनकारी और अपमानजनक भाषणों का प्रमुख कवरेज मीडिया को रिकॉर्ड दर्शकों के स्तर को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के अनुसार मोदी को अब केवल उन मीडिया आउटलेट्स और पत्रकारों को बेअसर करना है जो उनके विभाजनकारी तरीकों पर सवाल उठाते हैं। इसके लिए उनके पास न्यायिक शस्त्रागार है जिसमें ऐसे प्रावधान हैं जो प्रेस की स्वतंत्रता के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए पत्रकार राजद्रोह के बेहद अस्पष्ट आरोप के तहत आजीवन कारावास के खतरे को उठाते हैं। मोदी के योद्धा के रूप में पहचाने जाने वाले ऑनलाइन ट्रोल्स की एक सेना जिन्हें योद्धा कहा जाता है पर भरोसा करते हैं, जो उन पत्रकारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर घृणास्पद अभियान चलाते हैं जिन्हें वे पसंद नहीं करते। ऐसे अभियान जिनमें लगभग नियमित रूप से पत्रकारों को मारने के आह्वान शामिल होते हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नोट में यह भी कहा गया कि 2017 में पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या हिंदुत्व, वो विचारधारा जिसने हिंदू राष्ट्रवादी आंदोलन को जन्म दिया जो मोदी की पूजा करता है, का एक महत्वपूर्ण शिकार थी। इसमें यह भी नोट किया गया कि मोदी की आलोचना राणा अय्यूब और बरखा दत्त जैसी महिला पत्रकारों को डॉक्सिंग, दुर्भावनापूर्ण इंटरनेट सर्च और गैंगरेप के आह्वान जैसे भीषण हमलों का सामना करना पड़ा है। एक नियम के रूप में कोई भी पत्रकार या मीडिया आउटलेट जो प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय लोक लुभावन विचारधारा पर सवाल उठाते हैं उन्हें जल्दी से सेकुलर, बीमार और धर्मनिरपेक्ष शब्द का एक विस्तरण के रूप में ब्रांडेड किया जाता है। इसके साथ ही उन्हें भक्तों द्वारा निशाना बनाया जाता है जो उन पर मुकदमे दायर करते हैं, मुख्य धारा के मीडिया में उन्हें बदनाम करते हैं और उनके खिलाफ ऑनलाइन हमलों का समन्वय करते हैं। पिछले दिनों रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने द वायर, ट्विटर इंडिया, पत्रकार राणा अय्यूब, सबा नकवी और मोहम्मद जुबैर के खिलाफ गाजियाबाद में एक मुस्लिम बुजुर्ग के खिलाफ हमले पर ट्वीट और रिपोर्ट के संबंध में यूपी पुलिस के आपराधिक साजिश के बेहुदा
आरोपों की आलोचना की थी। आपको याद दिला दें कि इसी बीते अप्रैल में जिनेवा के एक मीडिया अधिकार निकाय द प्रेस एम्बलेम कैंपेन की रिपोर्ट बताती है कि 26 अप्रैल तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना संक्रमण से कम 107 पत्रकारों की मौत हुई है और इस तरह से भारत केवल ब्राजील यानी 181 मौतें और पेरू 140 मौतों से पीछे है। रिपोर्ट के मुताबिक बीते 2 हफ्तों में भारत के 45 पत्रकारों की मौत हुई है। इसके अलावा ये भी याद रहे कि अप्रैल के आखिर में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की ओर से जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 180 देशों में 142 में स्थान पर है। रिपोर्ट में देश में कम होती प्रेस की आज़ादी के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा गया कि पार्टी समर्थकों ने पत्रकारों को डराने धमकाने का माहौल बनाया, साथ ही पत्रकारों की खबरों को राष्ट्र विरोधी करार दिया है। ऐसे पत्रकारों की जो मोदी सरकार की आलोचना करती है या सत्तारूढ़ आरएसएस भाजपा की आलोचना करती है। अमेरिका की 2020 कंट्री रिपोर्ट ऑन ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेज रिपोर्ट में भारत के बारे में कहा गया कि प्रशासन ने मीडिया की आवाज़ को दबाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा, मानहानि, राजद्रोह, हेट स्पीच कानून के साथ साथ अदालत की अवमानना जैसे कानूनों का सहारा लिया है। अक्टूबर 2020 में ऑस्ट्रेलिया स्थित इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट और बेल्जियम स्थित इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की ओर से कहा गया कि स्वास्थ्य संकट का इस्तेमाल उन लोगों को चुप कराने के लिए किया जा रहा है जिन्होंने भारत की सरकार की कार्रवाई में कमी को उजागर किया है। स्वीडन स्थित बी डेम इंस्टीट्यूट ने अपनी इसी साल मार्च में जारी रिपोर्ट में भारत को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की श्रेणी में रखा है। इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा था कि भारत अब लोकतांत्रिक देश नहीं रहा। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, भारत अब लोकतांत्रिक देश नहीं रहा। बी डेमोक्रेसी यानी वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ से जारी रिपोर्ट के हवाले से कहा गया कि भारत अब उतनी ही तानाशाही वाला देश बन चुका है जितना पाकिस्तान है। रिपोर्ट में भारत को बांग्लादेश से भी खराब बताया गया है। ऑटोक्रेटाइजेशन गोज वायरल शीर्षक रिपोर्ट में बी डेमोक्रेसी ने भारत को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के दर्जे से हटाकर चुनावी तानाशाही वाला देश बताया। इसके लिए मीडिया पर अंकुश, मानहानि और राजद्रोह कानूनों के हद से ज़्यादा इस्तेमाल को वजह बताई गई। बी डेमोक्रेसी की सालाना रिपोर्ट में भारत में 2013 में सबसे ज़्यादा 0.57 स्कोर हासिल किया था, जबकि 2020 के लिए ये स्कोर 0.34 है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सेंसरशिप के मामले में भारत पाकिस्तान जितना ही निरंकुश है, वो अपने पड़ोसी देशों में बांग्लादेश और नेपाल से भी बुरा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी की अगुवाई वाली सरकार अपने आलोचकों को चुप कराने के लिए राजद्रोह, मानहानि और काउंटर टेररिज्म के कानूनों का इस्तेमाल कर रही है। रिपोर्ट में कहा गया कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से अब तक 7,000 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज किया गया है। इनमें ज़्यादातर वे लोग हैं जो सत्ताधारी पार्टी के आलोचक हैं। मालूम हो कि अमेरिकी संस्था फ्रीडम हाउस ने पिछले हफ्ते डेमोक्रेसी अंडर सीज शीर्षक से रिपोर्ट जारी की थी। इसमें दावा किया गया कि एक स्वतंत्र देश के रूप में भारत का दर्जा घटकर आंशिक रूप से लोकतंत्र रह गया है। इसके अलावा कई अन्य एजेंसियों और स्वतंत्र विश्लेषक भारत में बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा, कट्टरता, लोकतंत्र और मीडिया पर बढ़ते खतरों पर चिंता जाहिर की है। हम अपने अनुभवों से जानते हैं कि ज़्यादातर मीडिया वाले अपने कामकाज में इस बात का ध्यान रखते हैं जिससे सरकार या सत्तारूढ़ पार्टी की आलोचना न हो जाए। ऐसा होने पर पत्रकार की परेशानियां बढ़ जाती हैं। ज़्यादातर मीडिया हाउसेस के रिपोर्टर्स और स्टिंगर्स को ये मौखिक हिदायत रहती है कि
किस तरह की रिपोर्टिंग करनी है और किस तरह की नहीं। हिंदी का सबसे ज़्यादा प्रसार संख्या वाले एक अखबार के एक ब्यूरो चीफ ने इन पंक्तियों के लेखक को बताया कि किसान आंदोलन को कम से कम कवर करने के लिए कहा गया है। किसान आंदोलन में खामियां ढूंढनी है और उन्हें प्रमुखता देनी है। मीडिया का काम होना चाहिए कि वो अपने माध्यम से सच दिखाए और पीड़ित के पक्ष में खड़ा हो। अतीत में हमारे यहाँ बेहद शानदार पत्रकारिता रही है, लेकिन मोदी के सत्ता में आने के बाद पत्रकारिता पर लगातार हमले बढ़े हैं। सरकार की जन विरोधी नीतियों की आलोचना करना, सच लिखना और जनता की बात करना खतरनाक हो चला है। ऐसे पत्रकारों, अखबारों को सरकार और उसके एजेंटों, समर्थकों से खतरा बढ़ गया है। मुकदमों में फंसाने, विज्ञापन रुक जाने और बदनाम करने की आशंका के चलते ज़्यादातर पत्रकार या अखबार, टीवी या इंटरनेट समाचार माध्यमों का संचालन करने वाले अब जोखिम उठाने में खुद ही बच रहे हैं, और जो न केवल पत्रकारिता जैसे पवित्र पेशे के खिलाफ है, बल्कि ये जनता और कुल मिलाकर देश के लिए ही हानिकारक है। तो नरेंद्र मोदी ने जो है संवैधानिक जो जनता के अधिकार हैं उन पर वार किया है, पत्रकारिता पर वार किया है, और भारत को आर्थिक, सामाजिक और कई अन्य तरीकों से बर्बाद किया है। तो ये खबर, इस पर आपके कमेंट चाहूँगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपने विचार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएं। आपने इतनी देर तक ये वीडियो देखा, सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। नमस्कार।